नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हम बात करेंगे इजराइल हमास के बीच हुए संघर्ष विराम की, इजराइल की ओर से लश्कर को प्रतिबंधित किए जाने की, रूस यूक्रेन युद्ध की, G20 शिखर सम्मेलन की और दिल्ली में हाल में संपन्न 2+2 वार्ताओं की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल हमास युद्ध के संघर्ष विराम को कैसे देखते हैं आप? क्या ये जो संघर्ष विराम हुआ है, ये संघर्ष समाप्ति का भी संकेत है? नीरज जी, देखिए, हम लोग तो हमेशा इसके ऊपर आज 47 दिन हो गया जी, और दर्शकों को बताते जा रहे हैं सारे जो भी चीज़ें हो रही थी। और इस युद्ध को हमने शुरू में ही बोला था कि लंबा चलेगा जी, और देखिए इतना ये तो काफ़ी लंबा हो गया जी, लेकिन दो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो देखनी जरूरी हैं इस युद्ध में। जैसे अगर हम कंपेयर करें जो दूसरा युद्ध तो रूस यूक्रेन का चल रहा है, जी, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट था वो वेस्ट के या नाटो के देशों का था और सिर्फ रूस का था। इसमें आप देखिए इन्वॉल्वमेंट मैं एक तरफ से कहूँ कि पूरा वेस्ट हो गया। अमेरिका है तो उसके साथ वेस्टर्न नेशंस हैं, उनके लोग भी अफेक्टेड हैं, इजराइल और तो ही हैं जी, और पूरा अरब वर्ल्ड, जी, अरब वर्ल्ड भी डिवाइडेड था लेकिन अरब वर्ल्ड तो आप अगर देखें तो इन्वॉल्वमेंट जो देशों की है वो बहुत ज़्यादा है, दुनिया के देश, जी, और ये अफेक्ट भी करता है दुनिया के देशों को। वहाँ तो सिर्फ ग्रेन था, यहाँ तो ऑयल से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर के हर एक चीज़ अफेक्ट कर रही है। जी, तो इनमें जो है टोटल अगर ये कहूँ मैं कि नंबर ऑफ कंट्रीज, जितने देश कितने इन्वॉल्व थे अरब इजराइल में, जी, वो कहीं ज़्यादा हैं जो यूक्रेन रूस के उसमें खेमे में या खिलाफ में या अफेक्टेड थे उस युद्ध से। पहली चीज़। जी, जी, दूसरी देखिए, जो यहाँ पर ह्यूमन ट्रेजिडी कहिए या मौतें कहिए जो मारे गए हैं लोग युद्ध में, वो भी अगर टोटल नंबर देखा जाए, आप रूस का तो नहीं है, सिर्फ मैं सिविलियंस की बात कर रहा हूँ, मैं फौज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इतनी जल्दी इतने दिनों में 12,000 लोग, 12 नहीं 14,000 पैलेस्टीनियंस, इजराइलिस की तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ, और हमास का कितने मारे गए लड़ाके, जो कि इजराइल कह रहा है कि 10,000, जबकि उसके बारे में कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, तो मैं उसको भी नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अगर सिर्फ सिविलियंस लें तो 14,600 के आसपास कहा जा रहा है कल तक की। आज भी लड़ाई जारी है और कल से भीषण लड़ाई चल रही है जी। इतने तो वहाँ यूक्रेन के सिविलियंस नहीं मारे गए जी, जबकि लड़ाई इतना है जी। यूएन रिपोर्ट में तो 10,000 11,000 है जी। तो ये दोनों चीज़ ऐसी हैं जिस पर कि देखा जाए तो युद्ध कहते हैं कि युद्ध की विभीषिका जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है जी। तीसरी चीज़ एक और मैं अगर ऐड कर दूं, वहाँ पर लड़ाई दो फौजों के बीच में चल रही थी, दो देश के फौज के बीच में। यहाँ लड़ाई जो चल रही है, एक फौज है जी और एक टेररिस्ट ग्रुप है जी, जिसका कोई फौज नहीं है, कोई संगठन तो है बट ऐसी वो नहीं है। और वहाँ पर लोग बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर की, वहाँ बात करते हैं जिनेवा कन्वेंशन की, यहाँ तो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक फौज है जी। तो ये तीन चीज़ें जिनके बैकग्राउंड को लेते हुए हम देखते हैं इसका, कि इसमें देखिए और जो मुद्दे थे, सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था एक तो इतनी मौतें हो रही हैं और दूसरा था जो बंधक पकड़े गए थे जी इजराइल के। और इजराइल ने भी काफ़ी ज़्यादा, पहले तो न्यूज़ आती थी, बीच में नहीं आई, तकरीबन 6,000 के आसपास उन्होंने फ़िलिस्तीनियों को पकड़ रखा है जी, जिसमें कुछ हमास के भी हैं जी। और ये पहले से न्यूज़ थी कि इजराइल के अंदर फ़िलिस्तीन के तकरीबन 5,400 बंदी हैं, जेलों में हैं उनके जी। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक ये प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। दूसरी चीज़ जो मैं बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ कि अब फिर आगे आएंगे कि क्यों ये चीज़, इस पर दोनों को राजी होना पड़ा। दूसरी जो चीज़ थी वो थी कि इसमें हमास का देखिए बहुत नुकसान हो रहा था। 30 से 40% आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ गाजा में तबाह हो चुका है जी जी। सभी परेशान थे, सिविल से लेके बाहर के सभी लोग, और ऊपर से तो सारे देश कह रहे थे कि युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन एक्शन कुछ नहीं कर पा रहा था। ना कोई नाता तोड़ रहा था इजराइल से, ना कोई ब्लॉकेड कर रहा था, कुछ नहीं कर पा रहे थे। और अमेरिका का साथ था, अमेरिका के अगेंस्ट जो हो रहे थे वो इजराइल के अगेंस्ट जो हो रहे थे वो अमेरिका के अगेंस्ट भी थे, तो वो भी एक चीज़ थी सबके पीछे। तो इसलिए ये ज़रूरी था युद्ध विराम, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि 14 लाख पैलेस्टीनियंस अफेक्टेड हुए हैं जी।
ये 14 लाख यहाँ हैं। आप देखिए लेबनान में हिजबुल्लाह वाले में भी सिविलियंस की प्रॉब्लम हो रही थी जी तकलीफ हो रही थी उनको, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ भी थी, वेस्ट बैंक में भी थी, और इजराइल के लोग भी हैं। तो एक कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड थे इतने दिनों में इससे। तो ये ज़रूरी था कि कुछ न कुछ कार्रवाई हो, लेकिन मुख्य बिंदु फ़लस्तीन और हमास के लिए तो जितना ज़्यादा नुकसान हो रहा था उनका। दूसरा, इजराइल में हर जगह से प्रेशर था, और ख़ास करके नेतन्याहू के ऊपर युद्धबंदियों को, जो या युद्धबंदी नहीं है, जो होस्टेज हैं उनको रिहा करने का। जी और आपने देखा है अभी कल तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा क्लियर दिया उन्होंने कि 5 हफ्ते से चल रहा था इसके बारे में। पहले भी हम लोगों ने बात किया था पिछले हफ्ते कि CIA के डायरेक्टर उस समय वो कितनी बार आए गए, कतर में गए, इजिप्ट में गए, जॉर्डन में गए, इजराइल में 2 बार गए। और हमास के इनके जो डायरेक्टर, हमास नहीं मोसाद के डायरेक्टर, वो भी आते जाते रहे हैं जी एंटनी ब्लिंकन देखिए 3 बार आए और 5 कंट्रीज़ में गए, कतर से लेके हर एक में। दूसरी बात, कतर देखिए इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कतर में हमास का भी हेडक्वार्टर है, जी और हैरानी ये है कि कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री जो बेस है, जी सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड जो कि पूरे इलाके को देखता है, उसका हेडक्वार्टर है। जी और कतर के बैक चैनल कांटेक्ट इजराइल के साथ भी, इजराइल के साथ ख़त्म नहीं है। जी तो इसलिए चूंकि वो हमास के भी कांटेक्ट में, हमास का हेडक्वार्टर है, इजराइल से भी उसके कतर से बैक चैनल कांटेक्ट थे, और अमेरिका का दबदबा था, तो ये बहुत ज़रूरी था कि वहाँ से कतर की मध्यस्थता, और कतर पहले भी कर चुका है, तो इसलिए वहीं से होना था। और इस बीच में देखिए जो रिपोर्ट आ रही है उसमें हुआ कि प्रेसिडेंट बिडेन खुद ही बहुत इसके ऊपर प्रेशर में थे, क्योंकि अमेरिकी, मेरे ख्याल से 14 अमेरिकी हैं जी जो ऑलरेडी वहाँ हैं। हालांकि बात तब बनी थी मेरे ख्याल से 14 या 17 अक्टूबर को, जब 2 अमेरिकन को और 2 इजरायलीज को उन्होंने छोड़ा था, जी हॉस्टेजेस को हमास ने। तो लगा था कि शायद बात आगे बढ़ेगी, बात काफ़ी आगे चलती रही थी। और देखिए इसके लिए CIA ने स्पेशल सेल बनाया हुआ था नेगोशिएशंस के लिए, जिसमें विलियम वर्न्स जो डायरेक्टर हैं वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व थे। और कांटेक्ट बेसिकली विदिन सीधा ही इजराइल और कतर दोनों के उनसे, कतर के अमीर से और इनके प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, जो हमेशा बात चल रही थी इसके ऊपर। और बहुत इंपॉर्टेंट था अमेरिका के लिए भी कि इस मुद्दे पर क्या हो रहा है, बिकॉज आपको पता है कि एक भी अमेरिकी कहीं कुछ होता है तो कितना बड़ा इसका अमेरिका के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जी तो ये सारी चीज़ें थी जो कि इस पर माहौल बन रहा था, दबाव बन रहा था गवर्नमेंट्स के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम भी इसमें देखिए आ रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कट रखा है हमास और इजराइल के बीच में, ना अमेरिका के बीच में भी नहीं है। तो कम्युनिकेशन जो कुछ होना था वो कतर से ही होना था, कतर के थ्रू ही हो सकता था, और कोई तरीका नहीं था। दूसरा, हॉस्टेज के लिस्ट में बहुत डिस्प्यूट था जी कि कितने लिस्ट हैं, कितने हैं एक्चुअल जी। हॉस्टेजेस। जी तो उसके में जो इजराइल और हमास पहले दे नहीं रहा था लिस्ट, जी इजराइल ने दिया कि हमारे प्रोबेबल इतने हैं, जी तो एग्जैक्ट फिर भी नहीं आ रहा था। जी। उस पर बहुत दिनों तक ये चलता रहा। जी फिर एक कि किसको रिलीज़ करेंगे। हमास की पुरानी टैक्टिक्स आपको याद है कि पहले एक इनके इजरायली जो सोल्जर था उसके लिए उन्होंने 1027 छोड़ने पड़े थे पैलेस्टीनियंस। जी, अब नेतन्याहू उसके लिए तैयार नहीं थे। जी नेतन्याहू के खुद कैबिनेट में जो राइट विंग के लोग थे, जी बेन गुवेर हैं जो उनके हैं राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, फार राइट विंग है, जिनके बेस पर एक गवर्नमेंट चल रही है, वो बिल्कुल खिलाफ थे इसके। जी उन्होंने यहाँ तक कह दिया था अपने पार्लियामेंट में और बाहर भी, जो फैमिलीज आई थी बंधकों की, कि भाई वो कि उनको रिलीज कराने के लिए उनको बोला था कि सिर्फ आपको ही तकलीफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने भी अपने 50 रिश्तेदारों को क्रिमेशन की है उनकी, हम भी तकलीफ में हैं। जी तो वो इसके पक्ष में नहीं थे। जी तो ये राजी करना और ये सब लेना बहुत बड़ी एक चुनौती थी, जिसको लेकर के ये पूरी टीम चल रही थी। लेकिन ये नेगोशिएशंस इनका दिन रात चल रहे थे। और जो हमास का है कि देखिए उनका पॉलिटिकल ऑफिस मैंने कहा कतर में है,
बैक चैनल इजराइल का जो चल रहा था, जो डायरेक्टली मोसाद लेके चल रहा था, तो एक वो चैनल था और वहाँ जा कर के कम्युनिकेशन जरूर इस्टेब्लिश हुआ उसमें। और यूएस का तो खैर ही है, पूरे ब्लिंकन से लेकर के, और ये खुद इनफैक्ट जो रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि बिडेन ने कई बार कॉल किए हैं, जो बाइडन ने कई बार कॉल किया था कतर में और इजराइल में, इजिप्ट में, इसके लिए। और इन्होंने तकरीबन इजराइल तो आप देख लिए 2 बार विजिट किए थे वो। इजराइल में जाकर के उन्होंने वॉर कैबिनेट से बात की। एक्चुअली देखा जाए तो बेसिकली राइट विंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए गए थे, बेन-गुविर जैसे जो लोग हैं, जी कि भाई हमें कुछ ना कुछ जो कहते हैं गिव एंड टेक करना पड़ेगा जी। तो खुद गए थे और लगातार उन्होंने बात की। और जैसे मैंने कहा कि 2 जब यूएस नेशनल्स छूटे थे और 2 इजराइल के उन्होंने छोड़ा था, तो लगा था कि शायद बात बने, और तभी से शुरू हुए थे जी 5 हफ्ते, मतलब लड़ाई शुरू होने के 12 दिन बाद ही ये चीज़ इनकी शुरू हो गई थी। और जो बाइडन ने, देखिए कहा जा रहा है कि पिछले महीने ही 20, 22, 23 और 25 तारीख को लगभग उन्होंने लगातार बात करते रहे इनके लीडर से, तो तब जाकर के ये बात बनी है। और लेकिन अभी प्रॉब्लम देखिए, अभी भी होना था आज से, लेकिन आज से नहीं कल से हो रहा है। प्रॉब्लम इसी में आ रही है कि ये कौन जो लिस्ट है और कौन लोग इसमें शामिल हैं जी। 50 तो उन्होंने छोड़ना है जी 150 इन्होंने छोड़ना है। तो इजराइल ने तो अपनी लिस्ट इनफैक्ट 300 की बना ली है जी। इन 300 की लिस्ट वो है जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंसेस में नहीं हैं जी। लाइट ऑफेंसेस, और कुछ हैं जिनको इन्होंने गाजा में अपना पकड़ा हुआ है जी। तो इस वजह से ये जो है अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और जो लिस्ट 50 की वहाँ की, इसमें जो इनकी जो कह रहे हैं 150 में से 123 शायद महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं। और मैं ये भी कह दूं कि फार राइट वाले इजराइल में हैं, उन्होंने यहाँ तक बोला है कि क्या फ़ायदा है इन यंग टेररिस्ट को रिलीज़ करने में। जी। तो अपोजिशन नेतन्याहू के लिए भी बहुत था, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत था। जी। नेतन्याहू के यहाँ ये देखिए कि लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इनके फैमिली वाले जी। और उन्होंने वो बोला है कि आवर एम इज नॉट टू वाई किल अरब्स सेव इजरायलीज। जी। उन्होंने बोला गवर्नमेंट को कि तुम अरब्स को या फलस्तीनियों को मारने में लगे हो, वो बंद करो और इजरायलियों को बचाओ। जी। तो इस तरह की मुहिम चल रही थी, तो डबल उनके यहाँ था। ये बहुत मुश्किल चीज़ थी नेतन्याहू के लिए कि इसके ऊपर जल्दी एग्री करना, और इसीलिए उन्होंने बोला है कि हम लड़ाई में हैं और ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी जब तक कि हम हमास का खात्मा नहीं करेंगे। और इस प्रश्न पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमास का एक कोई फौज तो है नहीं, एक आइडियोलॉजी है जी। इसके लोग सब जगह फैले हैं जी। और इजराइल का कहना है कि 30 से 35 हज़ार हैं। अगर वो क्लेम कर रहे हैं 10,000 को मार पाए हैं, जिसका मैंने कहा अभी भी कोई प्रूफ नहीं है जी इंडिपेंडेंट, तो कितना टाइम लगेगा वो तो समय ही बताएगा। जी। कल भी नेतन्याहू ने बोला है कि इजरायली हमास के लीडर जहां भी हैं दुनिया में उनको हम ढूंढ के मारेंगे, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो ये चीज़ अभी है जो कि आगे क्या होगा वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो युद्ध विराम हुआ है 4 दिन का, जिसमें नेतन्याहू ने भी कहा है कि वो एक दिन युद्ध विराम बढ़ाएंगे, जितने अगर 10 होस्टेज और रिलीज होते हैं तो एक दिन और बढ़ाएंगे जी। तो ये भी चीज़ है। तो ओवरऑल तो सभी ने इसको स्वीकार किया है जी। खासकर। और देखिए इसके बैकग्राउंड में थोड़ा और 1-2 चीज़ें डालें। हमास के जो लीडर्स थे रूस गए थे, पुतिन से बातचीत हुई, और इजराइल का स्टेटमेंट था नेतन्याहू का कि रूस भी हॉस्टेज को छुड़ाने में मदद कर सकता है जी। चीन में भी देखिए अरब के कंट्रीज के 3 दिन पहले जी वहाँ लोग गए थे, वो भी एक प्रेशर था जी कि वहाँ से भी होना चाहिए। अरब और ओआईसी कंट्रीज को मिला करके इनकी एक समिट हुई थी जी, जो सऊदी अरब ने बुलाई थी जी। उसमें भी यही था जी। अमेरिका से ले करके और जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें देखिए हर जगह डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे थे जी। दोनों के लिए, फलस्तीन के लिए भी और ये बंधुकों को छुड़ाने के लिए भी जी। तो ये काफ़ी प्रेशर ओवरऑल चल रहा था जी। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़रूरी था। और दूसरा जैसे मैंने कहा हमास को लग गया था कि उनको ऊपर काफ़ी प्रेशर है और उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनको भी एग्री करना पड़ा इसमें। तो सभी देशों ने इसको माना है, लिया है। और G20 की हम बात करेंगे उसमें देखिए हमारे देश ने तो साफ बोला है कि भाई हम
हमास ने जो किया उसके खिलाफ जी। है, बट फिलिस्तीन इजराइल को एग्जिस्ट करें, दो नेशन थ्योरी में एग्रीड है, तो ये हुआ है। लेकिन देखिए अभी भी कुछ रिजर्वेशंस हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट ये बात हो गई है कि कम से कम पहले जहाँ 30-40 ट्रक जाते थे, अब 150 करीब 140 ट्रक ह्यूमैनिटेरियन एड के जाएंगे, जी। जो कि सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन कुछ तो मदद मिलेगी बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम कहीं नहीं चाहते, भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम, जी। कि दुनिया में कहीं किसी का नुकसान ना हो, जी। और खास करके सिविलियंस का, तो जो कहीं इन्वॉल्व नहीं है बेचारे, उनका तो नहीं होना बिल्कुल। चाहिए, बच्चों का, औरतों का। तो इसके बारे में तो हमारा देश तो शुरू से, और ये हमने तो बल्कि वहाँ पैलेस्टीन के लिए एड भी भेजा है जी, भारत ने। बिल्कुल 2 बार भेज चुके तो ये सब चीज़ें देख करके देखिए, लेकिन कुछ रिजर्वेशन से, जो मेरा अपना आकलन है उसके हिसाब से, कि देखिए दोनों के लिए क्या इसका इफेक्ट हो सकता है इस पॉज का, पॉलिटिकली अमेरिका कहिए या बाकी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने थोड़ा इसमें इनिशिएटिव ले ली। बिकॉज अगर आप एक्चुअली जाएं, मैंने 2-3 न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा भी 1-2 जगह की रिपोर्ट्स देखी, और बहुत प्रेशर था अमेरिका पर, खास करके जो बाइडेन पर, कि इससे पहले कि रूस और चीन मिल करके ये काम कराएं, जी। अमेरिका ने करना चाहिए, और वही उन्होंने किया। तो इससे थोड़ी उन्होंने जो चीन की बढ़त थी, बिकॉज हालांकि 1 हफ्ते पहले का आप अगर वो देखें, जो हम बात कर रहे थे कि चीन में अरब और इसके गए थे लीडर्स, वहाँ जो जॉन किर्बी, जो इनके नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन हैं अमेरिका के, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम वेलकम करते हैं चीन का कॉन्स्ट्रक्टिव जो उनका इन्वॉल्वमेंट है मिडिल ईस्ट में। जी। लेकिन आप समझ सकते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इसमें कितना, इसके पीछे नीत क्या है। जी। लेकिन इनिशिएटिव तो अभी अमेरिका ने ले लिया ये ट्रूस करके, जी। तो ये फ़र्क तो उनके पास देखिए पड़ा ही पड़ा है। लेकिन अब एक ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी वो चल रही है कि किसके कितने रिलीज होंगे। जी। अब देखिए जो अभी तक का जो हॉस्टेजेस जो टोटल हैं, उसमें अर्जेंटीना के 25 करीब हैं, जी। अमेरिका के 14 हैं, वहाँ पर फ्रांस के भी 14 हैं, जी। थाईलैंड के 14 हैं, अमेरिका के 10 हैं, थाईलैंड के 14 जी। हैं, और बाकी आप देखिए कनाडा के करीब 3 हैं, रूस के भी 4 हैं। जी। तो इनकी तो कोई बात नहीं कर रहा है, बट जो मेन हैं उनकी वो है जी। कि वो भी हैं, उनको लेकर के क्या चीज़ आएगी। अगर मैं सिर्फ हमास की बात करूं, इजराइल पर बाद में आएंगे, तो हमास देखिए मुझे लग रहा है कि 2 चीज़ें उसको मिल गई हैं, कि हॉस्टेजेस के ऊपर वो ट्रूस की बात कभी भी कर सकता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक बार में वो रिलीज करने को तैयार होगा। जी जी बिल्कुल। तो पहले औरतों बच्चों को कुछ को करेगा जी, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो करेगा। पहले अगर हम लोगों ने यहीं पर बात की थी पिछले से पिछले हफ्ते में, उस समय भी ये बात आई थी, और जहां ये बात आई थी कि जो हमास ने जो मिलिट्री इनके हॉस्टेज लिए हैं, उनके अलावा बाकियों को शायद करे, लेकिन वो भी बात बीच में आगे नहीं बढ़ी। ये जब चल रहा था तभी की बात मैं कर रहा हूँ, हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस भी किया था। तो अभी मुझे लग रहा है कि हमास को उसको कुंजी मिल गई जी, कि हॉस्टेज को मतलब तब तक मत करो जब तक कि हमें लीवरेज मिलता रहेगा। दूसरा, हमास का नुकसान बहुत हो रहा था, उसके आर्म्स एम्युनिशन, उसके लीडर्स देखिए 30-30 मारे गए, बाकी हैं, और उसके लड़ाके अलग हुए थे, कम्युनिकेशन उनका चल नहीं रहा था। तो ये टाइम ज़रूर मिल जाएगा 4 दिन उसको अपनी रीग्रुपिंग करने के लिए। जी, और जो इनका लीडर है, या सिनवारी लीजिए, जो सिनवार है इनका लीडर, उसको ये मिल गया दिखाने के लिए कि मैं जो है पहल करके ये ट्रूस बना रहा हूँ। किस लिए? कि जो हमारे पैलेस्टीनियन भाई हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए। जी जी। और अपने लड़ाकों में बोलेगा कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं जी। रीग्रुपिंग करने के लिए। 50 छोड़ने में क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी तो हम रखे ही हैं। जी। उसके 4 गुना अभी हैं। अगर 250 लिए जाएं, 100 जो 249 की बात हो रही थी, 240 की, तो अभी भी उसके पास मैं ये कहूँगा उसने 150 कार्ड खोला है 50 को छोड़ करके। जी। अब इस 50 में उसने खुला छोड़ दिया है कि आपस में लड़ें कि किसके कितने आएंगे, जी, अमेरिका के आएंगे या बाकियों के आएंगे। तो वो भी एक चीज़ है जो कि अभी इसी वजह से 1-2 दिन और बढ़ा है, जो मुझे लग रहा है। दूसरा, हमारा जैसे मैंने कहा रीग्रुप करेगा। तीसरी जो चीज़ थी, ईरान की भूमिका को इन्होंने थोड़ा कम किया है। कतर की भूमिका ऊपर आ गई है इसमें, जी, लीडरशिप में अब कतर आ गया है इसमें, जो ईरान चाह रहा था। तो पूरी दुनिया में या जो लोग हैं उनमें मैसेज ये जाएगा कि ईरान तो लड़ाई लगा रहा है, मदद कर रहा है उनकी, लेकिन कतर जो है, जो ह्यूमैनिटेरियन और सिविलियन जो चीज़ें हैं वो कतर कर रहा है। जी।
तो ये एक चीज़ भूमिका कतर की बढ़ेगी, ईरान की थोड़ी कम होगी। लेकिन ईरान भी इजराइल की तरह रुकेगा नहीं और वो आर्म्स अम्यूनिशन देगा ही, क्योंकि उसकी काफ़ी कमी हो गई है इनके पास। अब ये चीज़ कैसे अमेरिका या इजराइल देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, वो एक अलग बात होगी। लेकिन 24 लाख तकरीबन फिलिस्तीनियंस अफेक्टेड, 14 लाख तो वहीं से आए हैं, बाकी भी हैं जो अफेक्टेड हैं, वेस्ट बैंक और बाकी मिला के, उनके लिए एक ये बहुत बड़ी मदद है, बहुत बड़ी बात होगी। और एक और चीज़ है जो कि अभी तक ये भी खुलासा नहीं हुआ है कि 200-250 जो भी हॉस्टेजेज हैं सारे हमास के पास हैं या कुछ दूसरा जो PIJ जो एक है फिलिस्तीनियन इस्लामी जिहाद वाले हैं उनके पास हैं। कहा तो भी जा रहा है कुछ उनके पास भी हैं, क्या उनसे भी बात हुई है? वो कैसे आएंगे, एक ये भी देखने वाली चीज़ है, क्योंकि एक एजेंसी अगर नहीं है तो उसे भी मुश्किल होगा जी। और तीसरा देखिए, जो इजराइल में क्या रिएक्शन होता है, बाहर के देशों में क्या रिएक्शन आता है। पहले जो हमास के अगेंस्ट थे वो कह सकते हैं कि हमास तो रेडी है भाई ये करने के लिए, हॉस्टेज छोड़ने के लिए, तो आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं, क्यों ख़त्म करने की वो कर रहे हैं। तो मतलब कुछ जो मैं समझता हूँ कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आ सकते हैं जी। जहाँ तक इजराइल का सवाल है, देखिए इजराइल को भी समय चाहिए था रीग्रुप होने का, बिकॉज इजराइल के पास भी हथियार और खासकर एमुनिशन की कमी हो गई है जी। उसके पास जो सबसे बड़ी कमी है आर्टिलरी एमुनिशन की कमी है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। उसके पास मिसाइल्स की कमी हो गई है अभी, और ख़ास करके उसके पास जो कुछ JADM होता है, जॉइंट एयर डिफेंस जो मिसाइल्स हैं, वो उनकी कमी काफ़ी है और वो उनको चाहिए बहुत ज़्यादा, ख़ास करके जो मिसाइल्स आ रही हैं और जो आनी हैं उसके लिए। और मुझे लग रहा है कि ये टाइम अमेरिका ने भी डाला होगा कि ये उनको भी टाइम चाहिए ये हथियार इजराइल में पहुंचाने के लिए, और कोई तो पहुंचा नहीं सकता जी। और मैं आपको वापस ले जाऊं 1973 में जो याम किपुर लड़ाई हुई थी इजराइल में, उसमें देखिए अमेरिका ने सबसे बड़ा एक ऑपरेशन किया था हथियार अम्यूनिशन सप्लाई करने के लिए इसको इजराइल को, जिसमें उसको ऑपरेशन निकल ग्रास बोला था, ऑपरेशन निकल ग्रास का नाम दिया था उसको। उसमें तकरीबन 10,000 टन एमुनिशन, आर्म्स एमुनिशन पर डे सप्लाई हुए थे। करीब काफ़ी मतलब तकरीबन 22-24 हज़ार टन की समझिए कि उससे ज़्यादा ही एमुनिशन वहाँ पर आए थे। तो हो सकता है कि एक पॉज अमेरिका ने भी वो किया हो और फोर्स किया हो इनको कि भाई अगर आप पॉज नहीं होगा तो हम भी आपको इतना सप्लाई नहीं कर सकते जी, जी। और स्थिति मजबूत करने के लिए। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इजराइल के लिए हैं, वो ज़रूरी था उनको भी, लेकिन इजराइल को एक और चीज़ जो आएगी जो उनके अगेंस्ट जाएगी वो आएगी कि भाई चूंकि ये हमास को कहते डिस्ट्रॉय करेंगे, 45-50 दिन 48 दिन तकरीबन हो जाएंगे आज जी। और उसके बाद ये नहीं कर पाया तो इनको नेगोशिएशन में जाना पड़ा जी। इन्होंने बोला था कि हम हर हालत में अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाएंगे, नहीं छुड़ा पाए तो इनको नेगोशिएशन में जाना पड़ा 50 के लिए ये करने के लिए। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो मैं समझता हूँ कि ये इसके रिपरकशंस हैं जो कि हमें आने वाले समय में बताएगा। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा बहुत अच्छी पहल है कि ये चीज़ है, और जितने सिविलियंस हैं बाकी हैं उनको बहुत ज़रूरी था, जिनको पानी नहीं मिलता। आप देखिए बच्चे 31 बच्चे अल शफा हॉस्पिटल से प्री मैच्योर बॉर्न बेबीज़ को एवोकेट किया गया इजिप्ट में इलाज के लिए। तो ये तो मतलब एक देखा जाए तो बहुत बड़ी त्रासदी है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की चीज़ें तो भारत हमेशा जो है इसके वो रहा है कि मदद होनी चाहिए, और हम भारतीय हम सब चाहते हैं। हाँ, टेररिज्म के बिल्कुल हम अगेंस्ट हैं, नहीं होना चाहिए, और टेररिस्ट को छोड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो रहेंगे तो फिर अगेन ये सोचेंगे। लेकिन ये ज़रूरी था, हम इसका स्वागत करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी उसी हिसाब से इसको देखेंगे और समझेंगे। जी बिल्कुल सर, और आपने सही कहा कि ये एक जो वहाँ पे मानवीय संकट खड़ा हुआ है उसमें प्राथमिकता यही थी कि मदद पहुँचे, और जैसा आपने बताया कि 150 ट्रक अब प्रवेश करेंगे, बताते हैं कि हज़ारों ट्रक वहाँ पे खड़े हैं, बहुत सारे देशों ने भेजे हैं। तो बहुत ज़रूरी है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन तक वो मदद पहुँचना। इजराइल ने लश्कर तैयबा को प्रतिबंधित किया, क्या भारत को भी हमास को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची में डालना चाहिए? नीरज जी, देखिए जो इजराइल ने अभी लश्कर तैयबा को प्रतिबंधित किया है, एक अच्छा कदम है
लेकिन दो कि ये 15 साल के बाद आया है। 26/11 जो हुआ था हमारे हमला 2008 में मुंबई में, तो पहल अच्छी है, पहले हो जाना चाहिए था मैं कहूँगा, लेकिन वो कहते हैं हमारे यहाँ कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि मैं कहूँगा कि इजराइल के ऊपर जब उनको इतना ज़्यादा हमास से धक्का लगा तब उनको, हालांकि उनको पहले पता था, लेकिन कई प्रक्रिया भी होती है देशों में ऐसे संगठनों को बैन करने के लिए या उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए, लेकिन मैं कहूँगा एक अच्छी पहल है जो उन्होंने किया है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 26/11 में जो ये आतंकवादी थे लश्कर-ए-तोयबा के, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी, इन्होंने एक ज्यूइश सेंटर था बॉम्बे में, उसको भी जो है उन्होंने अटैक किया था। और जो जिस अटैक में वहाँ पर हमारे 160 टोटल जो मारे गए थे, उसमें 2 जो है ज्यूज़ भी थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज़ तो पहले होनी चाहिए थी, लेकिन ये हुआ। और ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि बिना किसी फॉर्मल रिक्वेस्ट के भारत ने कभी नहीं बोला उनसे कि आप ये कीजिए। भारत ने सबको बता दिया है, अमेरिका ने तो ऑलरेडी कर रखा है प्रतिबंधित। इसीलिए मैंने कहा कि देर आए, इजराइल को पहले करना चाहिए था, लेकिन एक अच्छी पहल है। और भारत ने तो ज़रूर हमास को के कृत्य को जो है बताया है कि बहुत घृणित कार्य है, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। और भारत ने भी कहा है कि 2 नेशन थ्योरी, इजराइल और फ़लस्तीन कोएग्जिस्ट करेंगे तभी समस्या का समाधान होगा, बातचीत से होगा, लेकिन टेररिज्म से कोई समझौता नहीं होगा। और इसी को लेकर के यूनाइटेड नेशंस में भी जब ये प्रस्ताव आया था जॉर्डन का, वहाँ पर भी भारत ने एब्सटेन किया था, वोट नहीं किया था, इसलिए कि भारत ने बोला था कि इसमें टेररिज्म वाला जो पॉइंट है वो इंक्लूड होना चाहिए, कि हमास ने जो ये टेररिस्ट कार्रवाई की है उसके लिए, लेकिन वो नहीं इंक्लूड हुआ, इसलिए भारत ने उसको अपना पूर्ण समर्थन नहीं दिया। तो ये मेरे ख्याल से कुछ बैकग्राउंड हैं, और सबको पता है कि ये लश्कर-ए-तोयबा कोई नया तो है नहीं। 1985 से लेकर के 1993 के बीच में इसने अपना 1985 में गठन के बाद 1993 में कश्मीर में इसने अपनी कार्रवाई हरकत शुरू कर दी थी। और इसमें हाफिज़ सईद, उसका नाम सब जानते हैं, ये सब चीज़ें यूएन में हो चुका है बातचीत इसके बारे में, अमेरिका से लेकर कई देशों ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। तो और उसकी आइडियोलॉजी क्या है? लश्कर-ए-तोयबा की जो आइडियोलॉजी थी बड़ा साफ था। सबसे पहले वो कश्मीर को जो है लेना चाहता था, और उसके बाद वहाँ बेस बना करके बाकी देशों को भी दुनिया में जो है वो अपना राज और रुतबा कायम करना चाहते हैं। और हम सब जानते हैं कि किस तरह की कार्रवाइयाँ उन्होंने की, और वो जो 26/11 था वो तो बहुत बड़ा कुकृत्य था, लेकिन उस समय उतनी कंडेमनेशन है उनके, इतनी उसका इफेक्ट नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। लेकिन अब सब जानते हैं कि भारत अब सक्षम है कार्रवाई करने में, जवाब देने में, जो ऑलरेडी कर चुका है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक कहिए, चाहे एयर स्ट्राइक कहिए, चाहे बाहर की स्ट्राइक जो भी कहिए। तो मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी पहल है जो इन्होंने ये किया है। और हर एक का एक होता है कि पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए हर एक का। हालांकि एक ये भी है कि देखिए पिछले कुछ महीनों में लश्कर-ए-तोयबा के कई लीडर्स मारे गए हैं पाकिस्तान में ही। तो वो जैसे भी हो रहा है, ये साफ दिखाता है कि लश्कर-ए-तोयबा की खुद की जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो पाकिस्तान में भी नहीं है। अगर उसके लीडर्स ऐसे मारे जा रहे हैं, उसके समर्थक वहाँ नहीं हैं इतने। दूसरा एक पहलू है, देखिए पिछले साल इसी का जो एक साजिद मीर है, आतंकवादी है, वो भी, जिसको भारत ने डिक्लेयर कर रखा है, उसको वैश्विक आतंकवादी डिक्लेयर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में पहल की गई थी भारत द्वारा, लेकिन चीन ने उसको रोक दिया था वहाँ पर। तो जो देश समर्थन करते हैं आतंकवाद का, आतंकवादियों का, एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए उसमें अगर चीन का नाम है, और चीन अभी भी देखिए हमास को उसने
टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर किया है, कि हमास की कृत्य को इतना जघन्य नहीं बताया है। ये कुछ बैकग्राउंड थे मेरे ख्याल से, जिस पर कि मैं कहूँगा इजराइल को ये समझ में आया, उन्होंने ये डिक्लेयर किया। जहाँ तक है कि इंडिया, भारत जो है हमास को क्या डिक्लेयर करे, ये तो मुझे लगता है कि ये तो सही है कि हमास फ़िलिस्तीनियंस का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर होता तो ऐसे काम नहीं करता जो उसने इजराइल के साथ किया है। इतने सालों से फ़िलिस्तीनियंस हैं, रह रहे थे, छिटफुट चीज़ें चल रही थी, लेकिन इस तरह की कार्रवाई तो बिल्कुल उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं कहूँगा, मेरी अपनी राय है कि भारत को थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है कि एक और पहल हो, जो अभी युद्ध विराम की एक पहल हुई है, जिसमें मैं दोनों का फ़ायदा भी है, दोनों का नुकसान भी है। हमास का भी और इजराइल का भी फ़ायदा है दोनों को। जो प्रेशर्स पड़ रहे थे उनको अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए, और हमास का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा था, 30% देखिए से ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गाज़ा का, वो नस्तनाबूद हो गया है। काफ़ी लोग, 14 लाख लोग पैलेस्टीनियन डिस्प्लेस हो गए हैं। इजराइल के हिसाब से 10,000 हमास के जो टेररिस्ट हैं मारे गए हैं। हालांकि इसका कोई इंडिपेंडेंट किसी ने स्वतंत्र रूप से इसको नहीं दावा किया है या उसको बोला है कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन इजराइल का कहना है सबके आर्म्स एम्यूनिशन ख़त्म हो रहे हैं 47 दिन की लड़ाई में। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसकी वजह से इनको आना पड़ा है ले करके। और हॉस्टेजेस को भी एक हथियार बनाया गया था, वो बन गए हैं, 85 छोड़े जा रहे हैं हमास की तरफ से, बाकी इनकी तरफ से। तो अभी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा और देखना चाहिए हमें, और उसके बाद ही भारत को पूर्णकालिक इसके ऊपर अपना व्यू लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। क्योंकि इजराइल ने हमें 15 साल लिए हैं, तो हमें भी कुछ समय लेना चाहिए और उसके बाद ही इसके ऊपर विचार करना चाहिए। सर, रूस यूक्रेन युद्ध अब किस मोड़ पर पहुंचा है? हमने देखा कि G20 शिखर सम्मेलन में पुतिन जी भी कह रहे थे कि अब दुनिया को देखना चाहिए कि कैसे वहां पर ये युद्ध रुक सकता है। तो क्या संकेत है कि रूस यूक्रेन युद्ध भी थम जाएगा, बंद हो जाएगा? ये रशिया यूक्रेन की जो है, जैसे हम कहते आ रहे हैं अभी तक, कि कोई ख़ास प्रगति दिखाई नहीं पड़ रही है। सिर्फ एक चीज़ हो रही है कि रूस जो है कंसोलिडेट कर रहा है, अपना जितना ले लिया है वहाँ पर अपने डिफेंसेस बहुत मजबूत कर रहा है कि अब उसको इतनी जल्दी आगे बढ़ाना मुश्किल है। डिफेंस इंडस्ट्री अपनी वो काफ़ी आगे बढ़ा रहा है आत्मनिर्भर होने के लिए, खुद प्रोडक्शन करे। उन्होंने एक बहुत बड़ी ड्रोन्स की फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली है, जिसमें वो कहते हैं कि 10,000 ड्रोन कम से कम हर महीने प्रोड्यूस करेंगे वो, जो उन्होंने ईरान की मदद ली और कहा यह जा रहा है कि एडवांस्ड वर्जन है। तो लेकिन अगर हम मिलिटरली और पॉलिटिकली देखें तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने पिछली बार भी बात किया था कि बर्फ़ वहाँ पड़ने लगी है। आप देखिए इस समय दोनों जगह बर्फ़ पड़ रही है, और बर्फ़ में जो इसकी वजह से, स्नोफॉल की वजह से लड़ाई में बहुत फ़र्क आ जाता है। ग्राउंड ऑपरेशंस उतनी आसानी से, उतनी जल्दी हो नहीं सकते। टैंक्स भी इतनी जल्दी नहीं मूव कर सकते हैं वहाँ पर, जिस तरह सिचुएशन होती है। स्नो तो है ही है, कीचड़, पानी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये ओवरऑल जो है वो स्लो हो जाता है ऑपरेशन। प्लस इसमें शेल्स या मिसाइल्स जो हैं उसका भी इफ़ेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि पहले जब मिसाइल देखिए ग्राउंड में आती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा स्प्लिंटर और बाकी चीज़ें आती थी जब ग्राउंड सूखा रहता है। गीले में उतना इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो ये सब चीज़ों को ले करके विंटर पोस्चर में दोनों फोर्सेज आ गई हैं, बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। जो मेन बैटल अभी चल रहा था, एक तो अद्विका का चल रहा था, वहाँ पर जहाँ की लड़ाई चल रही है अभी भी कुछ रेजिस्टेंस यूक्रेन का बाकी है, जो ख़त्म। यूक्रेन का कहना है कि उन्होंने 8 अटैक जो है रिपल्स किए हैं अभी पिछले कुछ दिनों में रूस के। तो उस हिसाब से अभी भी वहाँ पर पूरी तरह, हालांकि रूस ने काफ़ी कुछ कर लिया है, एनसर्कल कर रहा है पूरे अद्विका को, कि जितने भी इनके यूक्रेन के ट्रुप्स हैं उनको एनसर्कल कर ले चारों तरफ से, और फिर वो अपने आप जो है मजबूर हो जाएंगे सरेंडर करने में। वो कार्रवाई चल रही है। और दूसरी जो मेन लड़ाई की बात चल रही थी वो था निप्रो रिवर के ईस्टर्न बैंक पर, जहाँ पर कि कहा जा रहा था कि एक फुटहोल्ड ले लिया है यूक्रेन ने। वहाँ भी
काफ़ी ज़्यादा चल रही है लड़ाई, जहाँ पर कि बहुत नुकसान हो रहा है यूक्रेन को, और वहाँ चूँकि वर्चस्व है रूस का, तो बड़ा मुश्किल है, लगता नहीं है कि यूक्रेन का वहाँ पर फुटहोल्ड रह पाएगा। और यूक्रेन का कहना है कि उसने 10 में से 9 ड्रोन अभी एक परसों जो है मार गिराए थे। एक मिसाइल मार गिराई थी डोनेस्क रीजन में रूस की, और रूस ने जो है अपने नई उसकी उनके पुरानी मिसाइल है X-31, जिसको ओडेसा पोर्ट पर उन्होंने दागा है, वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल वो है, वहाँ अगर देखें तो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने अभी विजिट किया है यूक्रेन में, और जहाँ पर कि जेलेंस्की ने उनसे समर्थन मांगा है कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाया जाए, जो उन्होंने कहा है कि अगली जो मीटिंग होगी दिसंबर में उसमें पॉइंट ले आएंगे। इसमें जो कुछ कन्फ्यूजन था यूक्रेन में कि 2-3 कमांडर से मिलिट्री जनरल्स को उनके पद से निकाला जा रहा है, उसके बारे में अभी तक उन्होंने बोला है कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन करप्शन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है यूक्रेन में, उनके ट्रुप्स में। और अभी देखिए जेलेंस्की ने खुद ही जो है उन्होंने बोला है कि एक आर्मी यूनिट में तकरीबन $10 लाख का करप्शन केस हुआ है। चेरेनिव में है ये यूक्रेन में यूनिट। उसके अलावा कहा यह जा रहा है कि 2 लॉ मेकर्स हैं यूक्रेन के, जिनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेज हैं कि उन्होंने बिटकॉइन में ऐसे पैसे लिए हैं और दिए हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी दिनों से चल रही थी और अब और खुल के यूक्रेन में आ रहा है। उसके अलावा मदद की जहाँ तक बात है, अमेरिका ने बोला है कि $100 मिलियन की मदद देगा उनको अभी, और ऑस्ट्रेलिया ने भी उसमें, जर्मनी ने बोला है तकरीबन $1 बिलियन की मदद देने का, जिसमें कि एडिशनल टैंक्स और IRIS-T जो है एयर डिफेंस मिसाइल्स उनको देगा, जो कि बहुत ज़रूरत है अभी यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल्स को, खास करके एयरक्राफ्ट के लिए और ड्रोन्स के लिए। अमेरिका ने तो यहाँ तक बोला है कि ईरान से रूस जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स लेगा, जो भी एक बहुत अगर ऐसा होता है जो कि रूस ने ना हाँ किया है ना किया है, तो एक अलग चीज़ ही होगी वहाँ से। और आप देखिए ईरान ने अपनी लेटेस्ट फतेह 2 मिसाइल, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसको उन्होंने डिस्प्ले किया है, जिसका अभी भी सबसे ज़्यादा, अगर अभी पूरी तरह डेवलप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ रूस और चीन के पास हैं, अमेरिका भी 80-85% कर पाया है, थोड़ा बहुत अभी भी कमी उनके पास है। तो अगर ऐसी चीज़ होती है तो एक बहुत बड़ी बात होगी वहाँ के लिए, अगर फतेह 2 हो जाता है। और दूसरा ये भी आया है कि जो वैगनर ग्रुप था इनका, वो जाएगा हमास की मदद करने के लिए, वो भी एक नई बात है। दूसरी चीज़ जो है, इन्होंने, पुतिन ने खुद बोला है G20 जो समिट में बात कर रहे थे कि वो जो है कभी भी बातचीत से दूर नहीं हुए, वो नेगोशिएशंस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तो यूक्रेन ही उससे दूर हुआ है, उन्होंने वेलकम किया है उनका। इनफैक्ट कहा जाए तो भूमिका भी रही है, क्योंकि हमास उनके पास आया था, इजराइल ने भी उनसे बोला था कि रूस जो है मदद कर सकता है हॉस्टेज रिलीज में, तो वहाँ भी मिडिल ईस्ट में भी उनकी भूमिका है। तो ये अगर देखा जाए, और जो ऑलरेडी बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है यूक्रेन और इनकी आपस में बात करके नेगोशिएशंस की, तो हो सकता है कि शायद आने वाले दिनों में वहाँ भी कुछ या तो ट्रूस की, सीज फायर की या बातचीत का माहौल बने। सर, G20 वर्चुअल समिट के निष्कर्षों को कैसे देखते हैं आप? भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान G20 को कैसे चलाया? नीर जी, जो G20 का है, ये समिट इस बैकग्राउंड में हमें देखना चाहिए कि जब इस साल सितंबर में यहाँ G20 समिट हुई थी भारत में, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि एक वर्चुअल समिट वो करेंगे G20, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी समाप्त जब हो रही है नवंबर में, उससे पहले। और एक वो कारण था, प्लस हम कहें कि ये देखिए जितनी डिप्लोमेसी चल रही थी मिडिल ईस्ट के, उसमें इससे पहले ब्रिक्स की हुई थी, अरब की देशों की समिट हुई थी, तो उसको भी हमें बैकग्राउंड में लेके चलें, क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ स्टेटमेंट्स आए थे जो इसमें वहाँ पर हुए थे। 22 नवंबर को ये समिट मतलब कल हुई थी, जिसमें 20
सारे 20 देशों के जो मेंबर्स थे उसमें वो आए थे, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका जो अभी चेयरमैन है इसका, और जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं वो भी आए थे, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस समिट में आए थे बातचीत में। तो उसमें जो है जो चीज़ें अभी तक हुई, भारत ये चाहता है कि सिर्फ समिट बन के ना रहे, उसका प्रोग्रेस भी लिया जाए। तो पिछली जो जितनी बात हुई थी उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है और आगे क्या करना है वो भी इस बीच में आया। जो न्यू दिल्ली G20 डिक्लेरेशन था उसके बारे में भी बात हुई, और उसके क्या आउटकम्स थे, एक्शन पॉइंट्स जो थे उसके क्या प्रोग्रेस है, आगे क्या प्रोग्रेस होने हैं। और मेन जो मुद्दा मुझे लग रहा था वो ग्लोबल साउथ का जो है मुद्दा, जो मोदी जी ने ही उठाया है, ग्लोबल साउथ की वॉइस का, वो जो है, और नवंबर में देखिए 17 तारीख को भी उन्होंने ये बताया, तो वो भी इसमें बहुत अहम तरीके से आया है कि ग्लोबल साउथ एक फोर्स बन करके उभरा है और हर एक मायने में उसकी बात सुनी जानी चाहिए। और इसमें जो है जो मुझे लगा कि एक बहुत जिस पर ज़्यादा जोर दिया गया वो पॉइंट था कि जितनी चीज़ें हुई थी, एक्शन पॉइंट्स थे, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो बैकग्राउंड में नहीं जाने चाहिए। और अगर वो चाहे राष्ट्र कुछ देशों की, एक देश, कुछ देश या सारे देशों की मिला के इंटरनेशनल लेवल की बात है, उस लेवल पर होना चाहिए। इसमें 30 नवंबर तक जो प्रेसिडेंसी है भारत की, उसमें देखिए बड़ी क्लियरली बात निकल के आई, मिडिल ईस्ट की भी बात आई कि वहाँ पर भी जो है बातचीत से ही जो कुछ भी हम चाहते हैं इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में, वो जो उसका निकल के आना चाहिए, बातचीत करेंगे तभी सार्थक जो है एक निष्कर्ष निकलेगा। तो निष्कर्ष उसी में हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी बात थी जो कि उसमें सभी ने उसमें उसको एक्नॉलेज किया है, इसकी इम्पोर्टेंस दी है। और जो वैश्विक चीज़ें थी उसकी बात पहले ही हो चुकी है, चाहे वो इकोनॉमी की बात थी, आपस में समझौतों की बात थी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ों की जो बात पहले हो चुकी है उन्हीं को आगे बढ़ाने की बात हुई। और मुझे लग रहा है कि ये हमारे प्रधानमंत्री ने जो एज ए चेयर ऑफ G20 लोगों पर दोबारा ये इम्प्रेस किया, जोर भी डाला कि जो भी हमने बातें की हैं, जो एग्री किए हैं, उनको आगे लेकर के चला जाए। सर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल में संपन्न भारत की 2+2 वार्ताओं से देश को क्या लाभ हुआ? नहीं, ये देखिए 2+2 टॉक्स भारत के लिए ही नहीं, ये भारत तो अमेरिका के साथ हैं और भारत ऑस्ट्रेलिया जैसे आपने बताया प्रश्न में, हम दोनों को अलग अलग लेंगे क्योंकि अलग अलग इनके इम्प्लीकेशन भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण दोनों के लिए। जैसे अगर हम सिर्फ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के लिए भी ये टॉक्स उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि हमारे लिए हैं जी। और एक चीज़ आपको देखिए इस बारे में जो अभी हुई है, इसमें आपको इसकी महत्ता आपको इसलिए समझनी पड़ेगी कि देखिए ब्लिंकन कितने बिजी हैं, अमेरिका कितना व्यस्त है जी मिडिल ईस्ट में भी, और यूक्रेन वो तो चल ही रहा है। और देखिए कल ही ट्रूस की बात आई है और ब्लिंकन का उसमें पूरा रोल था, लेकिन वो सब छोड़ करके ये शामिल होने के लिए आए। दोनों महत्वपूर्ण मंत्री हैं दोनों, बिल्कुल अमेरिका के, और उन्होंने इतनी व्यस्तता, इतनी सब होने के बावजूद देखिए 5 हफ्ते से डिप्लोमेसी चल रही है खाली सिर्फ इस ट्रूस के लिए, जिसमें ब्लिंकन आप देखिए 3-4 बार जा चुके, कितनी दिन रात वो बात करते रहे हैं लोगों से, बाकी कंट्री से, फिर भी वो आए। ये 2+2 की सबसे बड़ी जो इसकी कितना इम्पोर्टेंस है, कितना ये महत्वपूर्ण है दोनों के लिए, ये इससे ज़्यादा हम कोई बता नहीं सकता और समझ नहीं सकता जो ये दोनों खुद हमें समझा रहे हैं जी। तो ये इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसमें जो बातचीत भी है वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, अमेरिका के लिए भी और दुनिया के लिए भी। और देखिए जैसे हम हमेशा कहते हैं, इस सिर्फ 2 दिन में और 1 दिन की बातचीत में तो होता नहीं, इसके लिए बैकग्राउंड तो पहले से चल रहा है। पहले बात हुई थी, उसको आगे लास्ट ईयर हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री वहाँ गए थे, जो सारी बातें हुई थी। तो इसलिए दोनों का आना, ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन जो इनके रक्षा सचिव हैं, दोनों का आना एक बहुत बड़ी बात है। 10 नवंबर को ये मीटिंग थी
और इसमें इन्होंने कहा कि जो दो पहले मीटिंग्स हुई थी जो बाइडेन और हमारे मोदी जी के बीच में जनवरी इस साल और जनवरी और सितंबर में जो बातचीत हुई थी और मीटिंग हुई थी, मोदी जी तो गए थे वहाँ, तो उनका फॉलोअप भी इसमें डिस्कस होना था। कई महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं उसके अंदर आई, और जो मेरे सब जो मुख्य बातें थी हमें पता है, इंडो पैसिफिक था, उसमें इजराइल हमास भी था जो बात हुई, यूक्रेन का भी मुद्दा है, यूक्रेन वॉर का भी, क्योंकि उसमें हम देखें तो थोड़े हमारे डाइवर्जेंट व्यूज़ वो कहते हैं है अमेरिका जो रखता है और हमारे जो हैं उसमें लेकर के चीन के बारे में डेफिनेटली बात होनी ही होनी थी। भारत के जो हमारा है, हमारे साथ जो चीन का रवैया है उसको लेकर के, और जो बाहर है अमेरिका देख रहा है चीन का, इसके बारे में भी है। उसके अलावा जो जॉइंट डिफेंस जो पार्टनरशिप्स हैं जिनकी बात हो रखी थी वो भी इसमें होनी थी। ग्लोबल सप्लाई चेन की बात भी इसमें होनी थी। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो हम आगे थे। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं कि जो हमेशा फोकस में रहे हैं, तो उन पर बातचीत होनी थी। अभी देखिए, मैं सबसे इससे पहले कि हम जाएं बात क्या हुई, ये देखना पड़ेगा कि हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है दोनों में। सबसे पहला तो जो हम अभी कह रहे थे यूक्रेन के ऊपर है, यूक्रेन रूस की लड़ाई पर, जहाँ की अमेरिका का कहना है कि भारत जो है खुल करके समर्थन में नहीं आ रहा है, और भारत ने अपना बोला है कि भाई हम तो स्ट्रेटजिक अपना इंडिपेंडेंस लेके चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, हम चाहते हैं शांति हो। तो दोनों चीज़ इस पर थोड़ा सा हमारा मत का आपको पता है कि है। दूसरी चीज़ देखिए जो लेटेस्ट थी, कनाडा से जो हमारे संबंध थे, डेफिनेटली इनकी बातचीत हुई है उसमें अमेरिका और कनाडा का हमें पता है। इनफैक्ट आप देखिए परसों की न्यूज़ में आया हुआ है कि जो पन्नून है वहाँ जिसने एयर इंडिया के विमानों के लिए बोल रखा है, और वो 6 फॉर जस्टिस का लीडर है, और बल्कि है तो हमने तो उसके ऊपर प्रतिबंध क्या मतलब टेररिस्ट डिक्लेयर कर ही रखा है भारत ने। उसका न्यूज़ आया था कि अमेरिका ने जो है मना किया भारत को कि ये जो है भारत ने मतलब उसने बोला कि ये उसको ख़त्म करने की वो प्लान बन चुका था, और अमेरिका ने रोका, जिसे भारत ने प्रतिक्रिया दी अपनी कि भाई अमेरिका जो भी कहता है सुरक्षा के बारे में हम बड़े सीरियसली लेते हैं, और इस पर भी हम गौर करेंगे कि क्या है कैसे। तो ये भी बात हुई है। तो कहने का मतलब कि मेरा मेन ये था कि ये दो चीज़ों पर देखिए, इसलिए है इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी इंपॉर्टेंस दी गई इसको, तो हम इसको लेके चल रहे हैं। और कहने का मेरा वही था कि देखिए कोई ऐसा नहीं हुआ कि दूसरा कुछ होता तो पोस्टपोन हो जाता मीटिंग, जिस तरह इन्वॉल्वमेंट उनकी है, लेकिन पोस्टपोनमेंट नहीं हुआ, ये चलता रहा। तो दूसरी चीज़ देखिए इसमें इंडो पैसिफिक हम सब जानते हैं, इसके ऊपर काफ़ी बातें हो रखी हैं कि हम क्वाड से लेके हर एक जगह एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं और हमेशा रेगुलर टच में हैं। मेरी टाइम इंफॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी कमांड सेंटर बन चुका है, हमारे यहाँ भी बन चुका है, जिसमें करीब 12 देशों के प्रतिनिधि हैं। एक कमांड सेंटर खैर तो न्यूज़ में आ चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गुड़गांव में बना हुआ है, जिसमें यूके से लेकर के यूएसए से लेकर के ऑस्ट्रेलिया और 12 देशों के प्रतिनिधि हैं, जो कि पूरा इंडो पैसिफिक, इंडो चाइना और पूरा एरिया मॉनिटर करते हैं यहाँ पर। तो मेरे टाइम के लिए वो ऑलरेडी है, तो ये मैकेनिज्म ऑलरेडी बना हुआ है। उसके अलावा देखिए अभी जो एक हमारे साथ था सिक्योरिटी एंड सप्लाई अरेंजमेंट जो एक एग्रीमेंट है, बेसिकली इसको SOSA एग्रीमेंट बोलते हैं। बेसिकली इसीलिए कि सप्लाई चेन नहीं रुके, बिकॉज अभी पिछले 1 साल से या 2 साल का ये हम तो कहेंगे होने वाला है, जब से यूक्रेन और रूस का लड़ाई शुरू हुई, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरी दुनिया की एक तरह से ध्वस्त हो गई थी, मैं कहूँगा बेतरतीब हो गई थी, जो बाद में बहुत समय लगा और अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। तो उसके बारे में भी बहुत चला था, सप्लाई चेन के बारे में, उसके बारे में बातचीत हुई है। 2023 का जो रोड मैप है, इंडिया US जो फ्रेंडशिप कोऑपरेशन है, उसके पॉइंट्स, उसके बारे में भी बातचीत हुई है, जो बताया गया है उसमें कि उसको भी आगे बढ़ाना है। और जो पहले बात हो रखी थी, अगर आपको याद है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था पिछली बार कि जो प्रोडक्शन होना है डिफेंस सेक्टर का, डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन जो होना है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए
आपने देखा ही है कि हमारे कितने इंक्लूडिंग टाटाज और बाकी बोइंग और इनके बाकियों से डिफेंस इक्विपमेंट इंक्लूडिंग फाइटर्स लेकर के और मिसाइल्स और कई चीज़ें हैं जिनका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, उनके बारे में बातचीत हो रखी है। तो उनको कैसे जल्दी प्रोडक्शन लाइन पर लाया जाए उसके बारे में भी बात हुई है। कोई बाधाएं हैं तो उनको दूर करने के लिए, और इजराइल और इसके बारे में भी बात हुई थी कि पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही बोला था कि इसका पॉलिटिकल ही सोल्यूशन है जिसको कि लाया जाए। वो भी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो भारत ने बोला ही है जी कि जो नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में भी बातचीत हुई है। जो अफगानिस्तान के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जी, और इस बैकग्राउंड में लीजिए कि टेररिज्म वहाँ से पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, जो औरतों की जो कंडीशन है वहाँ पर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि चीन की पैंठ वहाँ बढ़ती जा रही है जी। तो डेफिनेटली ये भी एक मुद्दा रहा है इस समय। इसमें तीसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है एक वो है बांग्लादेश इलेक्शंस का जी, जिसमें भारत तो कहता है कि भाई हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका काफ़ी समय से ये बोलता आ रहा है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, वहाँ दबाव नहीं होना चाहिए, वहाँ डर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उसको लग रहा है अमेरिका को कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है कि इनकी जो अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश में, उसके मैक्सिमम नेता अमेरिका में हैं जी, और वहाँ से काफ़ी प्रेशर है यहाँ पर। तो एक मुद्दा है जो अगर हम कहें कि थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जी, अगेन यहाँ पर भी जो हमने पहले एक दो पॉइंट वो किए थे, लेकिन इसके बावजूद पॉइंट है कि डिस्कशन यहाँ पर भी हुआ और दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा कि एक दूसरे को समझने के लिए, और मेरे ख्याल से समझे भी हैं, तभी ये मुद्दा व्यापक इतना नहीं हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चला है कि सेमीकंडक्टर, पिछली बार अगर आपको याद है हम लोगों ने बात की थी कि जो सेमीकंडक्टर्स के बारे में काफ़ी बड़ी हुई थी कि भारत में सेमीकंडक्टर की असेंबलिंग की प्रक्रिया अमेरिका एस्टेब्लिश करेगा, उसके बारे में भी बात चली कि वो भी काम जल्दी हो, डिले ना हो इसमें। और एक बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखा जाए तो सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं अगर प्रोग्रेस नहीं हो। तो इस लेवल पर बात होने का मतलब यही है कि जो भी इसके अंदर बाधाएं आ रही हैं उनको दोनों तरफ से दूर किया जाए। तो एक बहुत अच्छी जो पहल है वो इस बारे में बात हुई है। दूसरा एक बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने बोला है ब्लिंकन ने, उन्होंने कहा कि जो वीज़ा का वेट हो रहा है भारत में उसको भी हम जल्दी ख़त्म करेंगे। 2 तो बना ही रहे हैं कंसुलेट्स, और तो उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। और देखिए इससे पहले ऐसा नहीं है कि इनके साथ हमारा एग्रीमेंट, जो हम अभी SOS एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, पहले हमने जो एग्रीमेंट्स किए हैं उनको भी हम पटरी पर ले करके काफ़ी चल रहे हैं। जैसे 2016 में इनसे हमारा लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ था जहाँ पर रिफ्यूलिंग की बात हुई थी जी, दैट इंक्लूडेड फाइटर प्लेन्स या बाकी किसी चीज़ों की, जिसके बारे में थोड़ा अपोजिशन भी आया था, लेकिन हमें भी चूँकि हम भी उनसे बहुत कुछ ले रहे हैं तो, लेकिन वो भी आगे है। 2018 में देखिए एक कम्युनिकेशन कॉम्पेटेबिलिटी और सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ था। आप समझ सकते हैं कि इसमें एक व्यापक एग्रीमेंट था हर जगह के लिए जी, टेररिज्म से लेके दुनिया में हर एक चीज़ का कि हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें। तो एक एग्रीमेंट था जो हम लेके चल रहे थे। और 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था जो ऑल इंक्लूसिव था। तो ऐसी चीज़ें लेकर के चल रहे थे, और ये बहुत अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें इसमें आई। और अमेरिका के साथ हर बार देखिए जब भी ये 2+2 होता है तो कुछ अचीवमेंट्स जरूर होते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं ये कह रहा हूँ अगेन दोबारा रिपीटिशन के लिए भी कि डिफरेंसेज है वो भी डिस्कस होते हैं जी, जो आगे चीज़ें चलानी है वो भी डिस्कस होती है, और पहले जो हो रखा है उनके क्या प्रोग्रेस हो रहा है और क्या चीज़ें दूर करनी है। एक बहुत ही अच्छी पहल है जी, और इम्पोर्टेंस की हमने बात तो करी ली जी। अब दूसरा जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया पर आइए, 20 नवंबर को हुआ है जी, ऑस्ट्रेलिया से हमारा 2+2, जिसमें कि उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी थे, और उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे, पेनी वोंग शायद, हाँ जी, वो लोग भी आए थे। तो एक ये पहल जो है पहले से चल रही है, और इनसे काफ़ी व्यापक चीज़ें, डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, मैरीटाइम है, मतलब हर एक चीज़ पर आप देखिए उस पर बातचीत हुई है। और
सबसे पहले देखिए इन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने यही बोला जी कि भारत और अमेरिका के सोल्जर्स जो है वो मिल करके लड़ चुके हैं, साथ में रह के जी काम किए हैं। और इनफैक्ट वो तो गए थे वॉर मेमोरियल पर जी आने के मीटिंग से पहले वॉर मेमोरियल पर गए और वहाँ उन्होंने माल्यार्पण किया जो जी। हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल जी है। जी तो इम्पोर्टेंस हमारी है, हम एक दूसरे को मिलिटरली और सिक्योरिटी वाइज समझते हैं, जी। वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। और देखिए पहले एक बार काम कर चुके हैं तो वो तो चीज़ लीगेसी तो चलती रहती है। जी तो ये चीज़ वो लेके चले और बहुत अच्छी वो थी। और उन्होंने CSP ली, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, जो कि हर एक चीज़ को लेकर के, जैसे हमने अभी नाम लिया था, और भी चीज़ें हैं जो मिला करके उन्होंने कहा कि सिर्फ एक तरफा नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं है, सब कुछ मिला के है, कॉम्प्रिहेंसिव। जी। उन्होंने इनमें मुद्दों को लिया, शामिल किया है जी। जो लेके चल रहे थे। और इसमें इन्होंने देखिए एम वही था कि सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन, जो हमारे मोदी जी कहते रहे हैं। और उन्होंने खास करके वो किया कि जो मुलाकात हुई थी मोदी जी की और अल्बनीज़ जो उनके प्राइम मिनिस्टर आए थे भारत में, जी। कि जो वो बातें हुई थी उनके बारे में भी उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कितना आगे जा रहे हैं, उसको भी ले करके चले थे। तो ये इनमें इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन, ये भी जी। चीज़ें डिस्कस हुई जी। कि हमारे जो व्यूज़ इसके ऊपर हैं, दोनों ने साझा किया। जी देखिए ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला है कि भाई हमास का जो हमास ने किया वो गलत था जी और जो क्रूरतापूर्ण उन्होंने काम किया है। जी। लेकिन उन्होंने भी ये बोला है कि भाई 2 नेशन थ्योरी है, जी। भारत भी वही कहता है, जी। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो दोनों लोगों ने इसके ऊपर अपने व्यूज़ एक तरह थी। लेकिन एक और जो मैं इम्पोर्टेंट बात कहूँगा, हमारे दर्शकों से हम लोग कर रखा है म्यांमार की सिचुएशन। जी जी ये भी एक थी जो डिस्कस हुई है वहाँ जी पर, जी कि म्यांमार में क्या सिचुएशन है, जो भी गवर्नमेंट और रिबल्स का चल रहा है, जिसके बारे में हमने, मेरे ख्याल से हमने पिछले अपने एपिसोड में चर्चा बात की की, थी। पिछले जी। थर्सडे को हम लोगों ने बात की जी। थी, उसके बारे में भी बात हुई, क्योंकि ये दोनों को इफेक्ट करता है। जी कि अगर चाइना उधर आ गया, जी। स्टेट ऑफ मलक्का और उस साइड में, तो जी। वो फर्क पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को भी। जी ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया देख रहा है चाइना का एक्सपेंशन। जी तो इन मुद्दों पर भी बात हुई। और चाइना का इन्फ्लुएंस अगर बढ़ा म्यांमार में, तो जैसे हम लोगों ने पिछली बार बोला है कि म्यांमार में तो फ़र्क पड़ेगा ही, म्यांमार के 2 टुकड़े मत हो जाएं कहीं या कुछ, जी। क्योंकि चीन म्यांमार के हित तो नहीं देखेगा, अपना ही देखेगा। जी। और भारत को भी इसके ऊपर असर है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में भी वहाँ डिस्कशन हुआ। जेंडर इक्वलिटी, विमेन एम्पावरमेंट, गर्ल्स एम्पावरमेंट, इस बारे में भी बातें हुई। और एक चीज़ जो और आई, जो हमेशा कहा जा रहा था क्वाड का या इंडो पैसिफिक में कि चाइना का इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन ऑल ओशंस, हर एक की बात हुई। सिर्फ यही नहीं, जो यूएन कन्वेंशन और लॉ ऑफ सीज है उसके हिसाब से ये चलना चाहिए, उसके बारे में बात हुई। और उसमें एक और चीज़ है जो ऑस्ट्रेलिया ने डिस्कस किया और इनके जो दोनों के स्टेटमेंट में भी आया है कि उन्होंने काफ़ी कंसर्न था कि जो चीन का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, बट उन्होंने सीधा बोला कि जो आइलैंड्स हैं उनको बना करके, मैन मेड आइलैंड्स या बाकी आइलैंड्स पर कब्जा किया जा रहा है, उनको मिलिटराइज किया जा रहा है, जो कि अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉज हैं जी। तो इस पर भी बातचीत हुई। और ये भी हुआ कि क्वाड को और ज़्यादा कैसे पावरफुल बनाया जाए, और इम्पोर्ट कैसे किया जाए। आप देखिए पहली बार हुआ था कि क्वाड अगले साल भारत में ही है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और इसकी जो देखिए एक्सरसाइज भी अभी हुई थी, जो मालाबार एक्सरसाइजेज हमारी पहली बार जो ऑस्ट्रेलिया ने ही होस्ट किया था, जो नेवल एक्सरसाइज थी, तो उसमें भी आई थी। फिर आसियान को भी इन्होंने वो किया कि आसियान भी हमारे साथ है, और आसियान की जो न्यूट्रलिटी है उसको दोनों ने बोला कि हाँ हम चाहते हैं कि वो जो न्यूट्रलिटी है आसियान की बनी रहे। लेकिन जो एक और बड़ी चीज़ आई उसके वो आई थी IOA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। जो इंडियन ओशन रिम के जो कंट्रीज़ हैं इनके बारे में पुराना है, जिसको कि इंडिया ही लीड करता है, इंडिया ने ही पहल की थी इसके बारे में। और फिलहाल देखिए इंडिया वाइस चेयर है इस IORA का, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है, और कहता है हम वेलकम करते हैं 2 साल, और इसके बाद कि चेयर करेगा इंडिया, मतलब इंडिया प्रेसिडेंट बने, चेयर करेगा इस IORA का। जी। तो यहाँ तक मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव जो हम पहले कह रहे थे, इन सब मुद्दों पर डिस्कशन हुआ इसमें। और इंडियन ओशन का पीसफुल और जो प्रॉस्परस रीजन हो उसके बारे में भी दोनों ने डिस्कस किया, कैसे किया जाए, क्या इसमें करना है। और इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस फरवरी
2024 में होनी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होस्ट होनी है। जी। तो उसके बारे में भी बात हुई। जी। दोनों ने अपनी अपनी पॉइंट्स ऑफ व्यू वहाँ रखे और वहाँ पर कैसे करेंगे। और इसके साथ ये भी बात हुई कि कैसे जो है मल्टीलैटरल जो भी ट्रीटीज़ हैं या टास्क हैं हर एक देशों के जिसमें सब इन्वॉल्व हैं, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। कि आप देखिए उसमें सबसे बड़ी मुद्दा अगर लें, ये तो थोड़ा घुमाने वाली बात होगी, मेन मुद्दा था कि यूनाइटेड नेशंस का कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म कैसे किया जाए। और ऐसी भी जो बॉडीज़ हैं जैसे WTO है, बाकी है, जहाँ कुछ ही देशों का वर्चस्व है, उसका रिफॉर्म कैसे किया जाए। और ऑस्ट्रेलिया एज इट इज़ इस समय भी उन्होंने सपोर्ट किया कि भारत का वो सपोर्ट करते हैं एज ए मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जी। और दोनों देशों ने किया कि अभी जो प्रेजेंट है परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए जी। दोनों में बाकियों का भी रिप्रेजेंटेशन हो। और जहाँ तक डिफेंस और बाकी आया सिक्योरिटी में दोनों ने मिलकर काम कर ही रहे हैं। उसमें भी आया कि इंटर ऑपरेबिलिटी हो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, एक दूसरे के फाइटर एयरक्राफ्ट जाएं, दूसरे के एरिया देखें कि अगर जरूरत पड़े मदद करने की तो एरिया देखे रहेंगे तो आसानी रहेगी। तो ऐसी भी एक्सरसाइजेज और इन सब चीज़ों में कोऑपरेशन का भी इसमें एग्रीमेंट है। दूसरा ये है कि जो अनरिपोर्टेड फिशिंग है वो कैसे कॉम्बैट की जाए जी। और आप समझ सकते हैं कि इशारा चीन की तरफ ही है, उन्हीं की सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ भी है कि ये कैसे किया जाए। और चाइना ने शायद अभी इसी सप्ताह ऑस्ट्रेलियन नेवी के एक डाइवर को मारा भी है शायद। बिल्कुल, वहाँ उन्होंने एक तो इसके एक शिप को जाने से ही रोक दिया था। जी। और एक उन्होंने जो है जो आप बता रहे हैं, तो ये चीज़ भिड़ंत वहाँ पहले भी हो रखी है और जो कि ये गलत है। वही है कि चीन कहते हैं दादागिरी वाली बात, लेकिन जब सारे देश अगर इस तरह आएंगे तो ये फ़र्क तो पड़ेगा ही, उसमें आएगा ही। दूसरा देखिए, जहाँ मिलिट्री एक्सचेंज की बात है, पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने एक्सचेंज किया, एक्सचेंज ऑफ ऑफिसर्स था, डिफेंस ऑफिसर्स को लिया। जनरल बिपिन रावत यंग ऑफिसर्स डिफेंस एक्सचेंज प्रोग्राम एक बहुत बड़ी पहले की, पहले सीनियर ऑफिसर्स जाते रहेंगे, यंग ऑफिसर्स भी आपस में इंटरेक्ट करें। और उन्होंने इस मामले में हमारे ऑफिसर्स गए थे वहाँ। तो एक बहुत अच्छी पहल है जो ये शुरू होती है, तो इससे आगे चल के बहुत मदद मिलती है इसमें। क्योंकि आप देखिए कहीं भी हम लोग यूएन में कोई काम करता है दूसरे फोर्सेस के साथ, तो ये काफ़ी दिन तक चलता रहता है, या अमेरिकन किसी भी फोर्सेस के साथ। दूसरा तो जो जैसे मैंने एयरक्राफ्ट की बात कर रहा था, इन्होंने कहा कि ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज या डिप्लॉयमेंट होना चाहिए एक दूसरे के एरिया में, जिससे कि एयरक्राफ्ट वगैरह जो हैं वो जानकारी देख सकें, फेमलाइज करें, एरिया ऑफ ऑपरेशन किसका कहाँ पर है वो देख सकें। तो ये सब चीज़ें एक बहुत अच्छी चीज़ हैं। इसमें दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ हुई है कि ऑस्ट्रेलिया ने वेलकम किया कि इंडिया को जो है मेंबर बनाया गया था ए मल्टीनेशनल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स जो है CMF, जो अमेरिका के उसमें है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर बहरीन में है। तो बहरीन में वहाँ भी इंडिया मेंबर बन गया। मतलब मैं मेन चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ भी मिडिल ईस्ट में भी और सिक्योरिटी, इतने बड़े सिक्योरिटी उसमें इंडिया की भी पहुँच हो गई है जी। एक बहुत अच्छी पहल है जिसको कि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी मेंबर था और उसने वेलकम किया, एक्चुअली उन्होंने भी सपोर्ट किया है। तो ये हमारी दर्शाता है कि हमारी डिप्लोमेसी का और हमारी मिलिट्री रीच का जी। तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ उसमें आई। और बाकी भी आप देखिए उसमें, जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई अगर हम ट्रेड इकोनॉमी की बात करें तो जी, कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके बारे में बातचीत हुई कि जो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी है इसकी, जो इंडस्ट्री के बारे में, क्रिटिकल मिनरल्स जो बहुतायत में हैं, सबसे ज़्यादा हैं ऑस्ट्रेलिया में। खास करके आप देखिए टंगस्टन है उनके पास, कोबाल्ट है, मैग्नीज है और लिथियम है जी, बहुतायत में है। और ये चीज़ें हमको बहुत ज़रूरी हैं जी। तो इन चीज़ों के बारे में बात हुई, जो कि मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इनका जी। तो ये चीज़ें अगर हमारे पास आएंगे तो हमें जो है जो जितने हम इलेक्ट्रिकल बैटरीज की जो बात कर रहे हैं उसमें, चिप्स के मैन्युफैक्चर में, ये सब चीज़ों में बहुत फ़र्क आ जाएगा जी। इस वजह से जी। तो ये जो है दूसरा जो मेन हुआ था कि न्यू कंसुलेट बेंगलुरु में खोलेंगे इंडिया, उधर ब्रिस्बेन में खोलेगा जी।
तो और चीज़ें आगे बढ़ाने की, और इसका मतलब होगा कि हम ये कहें कि कल्चरल और मैन पावर जो हमारी पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी चाहते हैं, तो ये कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई। एजुकेशन के बारे में आया कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन करेंगे एक दूसरे की डिग्रीज का। दैट मीन्स हमारे यूनिवर्सिटी की डिग्री वो रिकॉग्नाइज करेंगे, उनकी हम करेंगे। और यहाँ भी हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज जो हैं हमारे यहाँ आकर के ऑफशोर अपने वो खोल सकते हैं कैंपसेस जी। तो एक बहुत अच्छी पहल है। आप देखिए इतनी चीज़ें इन दोनों में हुई, चाहे अमेरिका के साथ था चाहे इसका, तो ये आगे चलती रहे। और इसमें दोबारा मैं इसमें खास करके जोर देना चाहूँगा कि दोनों की बहुत ही इम्पोर्टेंस है जी, बहुत महत्वपूर्ण है दोनों। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत अपनी जो नीति है, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आगे लेके चल रहा है। और उसके हमारे भारत के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दोनों देश, चाहे अमेरिका के चाहे ऑस्ट्रेलिया, वो भी उसको समझ रहे हैं। जहां हमारे व्यूज थोड़े अलग हैं वो भी वो समझ रहे हैं जी। और हमें और ज़्यादा जितनी मदद चाहिए हमें मिलती जा रही है इनसे जी। तो एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत सार्थक दोनों देशों के साथ ये वार्तालाप या बातचीत रही है जी। बिल्कुल। और आपने विस्तार से बताया कि खासतौर पे किस तरीके से चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो मिलिट्री के स्तर पे हो, जो इकोनॉमी के स्तर पे हो, किस तरह से संबंध आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि मित्रता बड़ी गहरी हो गई है। उसका एक झलक तब देखने को मिली जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री की द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संवाददाता सम्मेलन रखा गया। मैं संवाददाता सम्मेलन में था, तो जब पूछा गया जयशंकर जी से कि क्या कनाडा के मुद्दे पर भी बातचीत हुई, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब हरदीप सिंह निज्जर वाला मामला आया था तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और वो जो शायद कुछ नाम दे रखा है इन्होंने, स्पेशल 5 या ऐसा कुछ, ग्रुप 5 आइज, हाँ 5 आइज, तो 5 आइज का एक स्टेटमेंट आया था, तो उसमें वो ऑस्ट्रेलिया भी था। तो जब उनसे पूछा गया जयशंकर जी से कि क्या कनाडा के मुद्दे पर भी बातचीत हुई, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री के सामने पूरी कहानी बता दी कि हमने इनसे बात करी है और बता दिया है कि किस तरीके से वो खालिस्तानी तत्वों को देंगे शय और समर्थन, तो वो सही नहीं है। तो पूरा उन्होंने गुबार सा निकाल दिया और वो ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मुस्कुरा रही थी। तो वो दिखाता है कि बड़ी सहजता के साथ उन्होंने सब कुछ सुना और उसको कहीं ना कहीं वो स्वीकार भी नहीं थी मुस्कुराते हुए। बिल्कुल अनिल जी, देखिए जो आपने कहा, अगर वापस जाएं हमारे दर्शक, हमने दिया था कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला था कि ये जो है बड़ा कंसर्न है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए दूसरे उसमें, उन्होंने बोला था। लेकिन उसके बाद जो अभी जो आप कह रहे हैं, आपने सामने देखा जयशंकर जी ने बोला, उसके बाद दोबारा ऑस्ट्रेलिया ने कभी नहीं बोला जी। तो ये बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं और ये मानना पड़ेगा। वो तो दुनिया देख रही है कि हमारे पहली बार कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर हमको मिला है देश में जो इतनी साफगोई से बातें बताता है। लेकिन बताने का मतलब, जितनी साफगोई से बताते हैं उससे ज्यादा लोग समझ जाते हैं क्या मतलब है कि गलत नहीं हो, सही चीज बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपने इजराइल हमास युद्ध के संघर्ष विराम के पीछे की, जो पर्दे के पीछे की कहानी थी, वो बताइए। आपने आधार क्या था, किस तरीके से अमेरिका को लगा कि मुझे पहल करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उसका कारण आपने बताया। क्या ये संघर्ष विराम संघर्ष की स्थायी समाप्ति का आधार बन सकता है, इस पर भी आपने अपने विचार साझा किए। इजराइल ने लश्कर तैयबा को प्रतिबंधित किया, तो क्या हमास को भारत करे, इस पर आप अपने अपने विचार रखे। रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने हमेशा की तरह विस्तार से जानकारी दी। G20 वर्चुअल समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने जो अपने ओपनिंग और क्लोजिंग रिमार्क्स रखे, उसका आपने विश्लेषण किया और भारत ने अध्यक्षता कैसे संभाली, इस बारे में आपने बताया। और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की 2+2 वार्ताओं के निष्कर्षों और उससे पड़ने वाले प्रभावों को आपने दर्शकों के सामने रखा विस्तार से। आप इस कार्यक्रम से जुड़े, चर्चा से जुड़े और इस कार्यक्रम को अपने सारगर्भित बनाया और ज्ञानवर्धक बनाया। और ख़ासतौर पे जिस तरह के कमेंट्स आते हैं पाठकों के, दर्शकों के, कि विस्तार से हमें प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और तमाम पहलुओं की जानकारी मिलती है, तो इस चर्चा को आपने सार्थक बनाया। सर, आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए आप बने रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।